पे सर। तो हम लोग जो पढ़े वो यही टॉपिक है, क्रिकेट में हम रिकैप कर रहे हैं। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कोई भी एसेट पे लियन रख सकता है अगर तुम्हारा कोई कॉस्ट अनपेड है तो, या कोई तुम 2 करोड़ का तुम्हारा क्लेम हुआ, तुम 1 करोड़ 75 लाख ले लिए, बाकी 25 लाख वो लोग रोक लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई पेमेंट बाकी है, तभी रोक सकता, अदरवाइज नहीं। वो डिपार्टमेंट तुमसे कोई कॉस्ट मांगा है जो तुम नहीं दियो, उसके लिए तुम्हारा अवार्ड को रिटेन या लियन किया जा सकता है। तो अगर बिना इस रीजन के अलावा कोई रीजन से अगर वो लोग रोकता तो तुम कोर्ट में अप्लाई कर सकते। यही टॉपिक यहाँ पढ़े थे। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन बाय डेथ। अगर पार्टी का डेथ हो जाता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अवार्ड एग्रीमेंट में कंटिन्यू किया जाएगा। डिजीज पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी का केस। इंसॉल्वेंसी में क्या बोला? अगर कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए, वेयर इट प्रोवाइड बाय द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच एन इंसॉल्वेंट इज द पार्टी। अगर पार्टी पहले से इंसॉल्वेंट है या फिर जब आर्बिट्रेशन सबमिट हुआ तब उस पर इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, मतलब वो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, तो वो आर्बिट्रेशन में नहीं जा पाएगा। आर्बिट्रेशन इंसॉल्वेंसी केस जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक आर्बिट्रेशन का काम रुका हुआ रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया में एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। एस्टेब्लिशमेंट इन इनकॉर्पोरेशन विद आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाया है, इस काउंसिल को। इसका काम है टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज द फंक्शन अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट। इस एक्ट में जो जो उसका ड्यूटी लिखा हुआ है ये डिपार्टमेंट को ड्यूटी पूरा करेगा। ये डिपार्टमेंट एक अलग से कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होगा, इसका परपीचुअल सक्सेशन होगा, इसका एक कॉमन सील होगा, इसका पावर होगा कि अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, यानी एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करेगा। कोई को केस करना है इस कंपनी पे केस करेगा, कोई को केस करना है तो इस कंपनी पे केस करेगा, और ये भी केस करेगा तो अपने नाम से कंपनी में केस करेगा। इस काउंसिल में कौन लोग होंगे? तो कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सॉरी, या जज ऑफ हाई कोर्ट चेयरपर्सन होगा इसका। वो हैज बीन, जो जज रहा है या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट का जज रहा है तो उसको भी इसका चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। कोई भी एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर है, जो लोग सर्टिफिकेट ले रखा है आर्बिट्रेशन के काम का, फिर वो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल, वो नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, वो लोग मेंबर बनेंगे इसके। कोई भी एकोमोडेशन है, मतलब बड़ा पढ़ाई किया हुआ एक्सपीरियंस आदमी है जिसका रिसर्च या टीचिंग किया हुआ है इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन या फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये सब का पढ़ाई किया हुआ है या इस पर रिसर्च किया हुआ है या ये सब पढ़ाई करवाता है, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, ये भी मेंबर होगा इसका। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है जो गवर्नमेंट का, उसका जो सेक्रेटरी है वो भी इसका मेंबर होगा। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर का डिपार्टमेंट है, एक लीगल अफेयर का डिपार्टमेंट है, दोनों का सेक्रेटरी इसका मेंबर होगा। वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया में जो इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। वो रोटेशन होता रहेगा, कभी कोई आता रहेगा वहाँ पे, वो लोग पार्ट टाइम मेंबर होगा। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर ये जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं इनमें से कोई एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट लेगा, ये इनका काउंसिल का कंपोजिशन होगा। द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द काउंसिल अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर सेड ऑफ ऑफिस, कितना दिन तक ये लोग ऑफिस में रहेगा? 3 इयर्स तक। जिस दिन ये लोग अपॉइंट हुआ वहां से 3 ईयर तक ये लोग इसके मेंबर में रहेंगे। आफ्टर, अच्छा, या फिर अगर 70 इयर्स का इनका एज क्रॉस हो गया है तब भी इनको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, और अगर चेयरपर्सन है तो 67 इयर्स के बाद ही पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी आदमी इसका 3 साल तक मेंबर रहेगा, अदर देन चेयरमैन अगर कोई है
तो वो 70 ईयर्स तक मेंबर रह सकता है, और अगर चेयरपर्सन है तो 67 ईयर्स के ऊपर कोई चेयरपर्सन नहीं बन सकता। इनका काम क्या होगा इस काउंसिल का? ये लोग पॉलिसीज बनाएगा, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ये लोग कोई एग्रीमेंट करेगा, आर्बिट्रेशन का ग्रेडिंग देगा। जो भी आर्बिट्रेशन का वो 3 मेंबर 5 मेंबर का जो बेंच बनेगा, वो लोग जो भी डिसीजन देगा उसको पॉइंट्स देगा ये लोग कि कौन सा बेंच कितना अच्छा डिसीजन दिया। बेंच का डिसीजन को रिव्यू करेगा, ट्रेनिंग देगा नए जो लोग आर्बिट्रेटर बनना चाहते हैं। एक्ट एज अ फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड टेक्निक्स, टाइम टू टाइम सेमिनार अरेंज करेगा जहाँ पे आर्बिट्रेशन का टेक्निक, आर्बिट्रेशन के ऊपर व्यूज बातचीत होगा। रिकमेंडेशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि और क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग करेगा आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट को, मतलब और स्ट्रांग बनाएगा ट्राइब्यूनल को। जो भी आर्बिट्रल अवार्ड है उसका डिपॉजिट अपने पास रखेगा, और टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन देगा कि और काउंसिल में क्या अपडेट करने का दरकार है। ये सब काम ये लोग करेंगे। अगर मान लो काउंसिल में कोई मेंबर वैकेंट हो गया, मतलब प्लेस छोड़ दिया, और उस बीच में काउंसिल को डिसीजन दिया है, तो वो डिसीजन इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि काउंसिल अगर प्रॉपर नहीं बन पाया तो उसका डिसीजन भी इनवैलिड। अगर डिसीजन लीगल टर्म पे सही है तो काउंसिल भले ही कैसा ही बनाओ उसका डिसीजन वैलिड होगा। बाद में काउंसिल पे चीज़ों को ठीक किया जाएगा, वो अलग बात है। तो काउंसिल का कोई भी एक्ट इनवैलिड नहीं होगा इस बात पे कि काउंसिल बनने में डिफेक्ट हुआ, जो मेंबर होना चाहिए वो लोग नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीजन भी गलत होगी, या मेंबर जो बना वो प्रॉपर्ली अपॉइंटेड नहीं था, या फिर काउंसिल कोई काम इरेगुलरिटी नहीं किया। तो ये सब रीजन से डिसीजन इनवैलिड नहीं होंगे, अवार्ड वैलिड रहेगा। मेंबर लोग रिजाइन करके जा सकता है, तो चेयरपर्सन हो या फुल टाइम मेंबर हो या पार्ट टाइम मेंबर हो, वो लोग एक प्रॉपर नोटिस देगा राइटिंग में, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उनको परमिट देगा कि तुम लोग इतना दिन तक ऑफिस में रहो, हम लोग नया मेंबर अपॉइंट कर लेते हैं, फिर तुम चले जाना। तो मिनिमम तुमको कितना दिन रहना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे? मैक्सिमम 3 मंथ। अब 3 मंथ में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नया अपॉइंट नहीं किया, तुम्हारा गलती नहीं है, तुम अपना ऑफिस छोड़ सकते हो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ही नया ऑफिसर मिल गया तब भी तुम ऑफिस छोड़ दे। ये काउंसिल का मेंबर लोग का रिमूवल कैसे होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको रिमूव करेगा। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया या फिर ऐसा कोई काम में इंगेज्ड है जो उसको नहीं करना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग द ऑफिस को कहीं और भी जॉब कर रहा है, ये गलत बात। या फिर वो कोई ऑफेंस में कन्विक्टेड हुआ है, मॉरल टर्पिट्यूड, ये सब केस में, या फिर वो कहीं से कोई फाइनेंशियल ब्राइब लिया है, पैसा लिया है, घूस लिया है, या अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया, एब्यूज किया अपने पोजीशन को, या फिर फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल हो गए। अब यहाँ बोला नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज 4 and 5। 4 में क्या बोला है? वो कहीं से पैसा लिया है या पोजीशन का गलत यूज किया है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेके उसको पोस्ट से निकालना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगा, फिर अप्रूवल देगा कि इसको इस पोस्ट से रिमूव करना चाहिए कि नहीं। कुछ और जनरल रूल है आर्बिट्रेशन के। आर्बिट्रेटर कौन होगा? शेल बी पर्सन ऑफ जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस इंटीग्रिटी। अभी वॉइस आ रहा है मेरा? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द आर्बिट्रेशन मस्ट बी इम्पार्शियल। यहाँ बोल रहा है कि और क्या रूल है कि आर्बिट्रेटर का जनरल रेपुटेशन होना चाहिए कि वो फेयरली और इंटीग्रिटी के साथ काम करता है, वो
इम्पार्शियल माने वो न्यूट्रल और कोई भी बायसनेस नहीं कर रहा है। The arbitration should not involve any legal proceeding and avoid any potential conflict. वो कोई भी टाइप का लीगल केस में इन्वॉल्व नहीं हो और वो कोई कंफ्लिक्ट में भी इन्वॉल्व नहीं हो, उसको कोई भी टाइप का कन्विक्शन नहीं हो जेल वेल का मॉरल टर्पिट्यूड के केस में। वो कन्वर्जेंट हो विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पता हो, उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पता हो, उसको इक्वालिटी कैसे करना है वो पता हो, वो कॉमन लॉज जानता हो, कमर्शियल लॉ जानता हो, लेबर लॉ जानता हो, लॉ ऑफ टोर्ट जानता हो, आर्बिट्रल अवार्ड कैसे देना है, कैसे एनफोर्स करना है, उसका प्रोसेस उसको पता हो। ये सब पता होना चाहिए आर्बिट्रेटर को। The arbitration should possess the robust understanding of the domestic and international and legal system. वो इंडिया का और डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों का लीगल सिस्टम जानता हो। वो कैपेबल हो ये सजेस्ट करने में, रिकमेंडेशन देने में कि क्या आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर होना चाहिए, उसका रीजन उसको समझ में आए, उसको ये सब पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड देने के लिए फॉरेन अवार्ड टू मीन्स एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन पर्सन अराइजिंग out to legal relationship, whether contractual or not, commercial under the law in force. India made on 11th day of October 1960 in case of New York Convention Award, or after July 1924 in case of General Convention Award. देखो इंडिया दुनिया में जेनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन हुआ था, वहाँ में कुछ आर्बिट्रेशन के रूल बने थे। तो अगर तुम इंटरनेशनल अवार्ड देना जा रहे हो, कोई इंटरनेशनल केस डिस्प्यूट सॉल्व करने जा रहे हो, तो तुमको इन दोनों कन्वेंशन में क्या हुआ था वो पता होना चाहिए और तुम इनके अकॉर्डिंगली ही अवार्ड डिक्लेयर करो। अब आया न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड, चैप्टर 1 है तुम्हारा और चैप्टर 2 है जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड। The award may under the New York Convention or Geneva Convention. Any foreign award, whether made under New York Convention or Geneva Convention, which will be enforceable under the respective provision of the Act, applicable to the award, have been treated as binding for all the purpose of the person with whom it was made, and accordingly released by any of those persons by way of defense, set off or otherwise in any legal proceeding in India. सिंपल बात बोल रहा है, अगर कोई इंटरनेशनल केस है और उसका इंडिया में सेटलमेंट का बात हो रहा है, तो ये जेनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन में जो भी बात हुआ था वो सब पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो आर्बिट्रेटर उसी के अकॉर्डिंगली अवार्ड डिक्लेयर करेगा और दोनों पार्टी को उस कन्वेंशन में जो बात हुआ था उस पर एग्री करना पड़ेगा। कोई ये नहीं बोल सकता हम लोग उस कन्वेंशन का इस पॉइंट को नहीं मानते, ऐसा नहीं चलेगा। When foreign award is binding, कब foreign award binding होगा? Any foreign award which will be enforceable under this chapter shall be treated as binding for all the purpose on the person between whom it was made, and may accordingly be realized by any other person by way of defense, set up or otherwise any legal proceeding in India. तो बोला अगर कोई फॉरेन में अवार्ड डिक्लेयर हुआ है और उसी पे इंडिया में भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी अवार्ड बाइंडिंग होगा। तुम ये नहीं बोल सकते वो तो अमेरिका वाले अवार्ड भी हम नहीं मानते, तो मानना पड़ेगा। फॉरेन अवार्ड अगर कोई डिक्लेयर हुआ है तो सब पार्टी पे बाइंडिंग होगा, सबको मानना पड़ेगा। अगला टॉपिक है एविडेंस। द पार्टीज अप्लाइंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट द ओरिजिनल अवार्ड कॉपी। मान लो कोई फॉरेन अवार्ड दिया गया, अब तुम उस पर इंडिया में कोई अभी भी तुम कोर्ट के सामने इस मैटर को लाना चाहते हो कि देखिए इस टॉपिक के ऊपर फॉरेन में ये अवार्ड दिया गया, तो उसका ओरिजिनल कॉपी तुमको पहले कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। ओरिजिनल एग्रीमेंट जो था आर्बिट्रेशन का दोनों पार्टी के बीच में, उसका भी कॉपी देना पड़ेगा, या फिर कोई अदर एविडेंस जो वो फॉरेन अवार्ड देते समय एज अ प्रूफ यूज किया गया था, तो उसको भी तुमको इंडियन कोर्ट में देना पड़ेगा इन फॉरेन लैंग्वेज। बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा बाय ए डिप्लोमेटिक एजेंट। तो कोई मान लो अगर फ्रेंच में कोई अवार्ड डिक्लेयर हुआ है, फ्रांस में कोई फ्रेंच लैंग्वेज में अवार्ड डिक्लेयर हुआ है, तो उसका ओरिजिनल कॉपी, जो पार्टी के बीच में आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट हुआ उसका कॉपी, और जो जो एविडेंस एज ए प्रूफ दिया गया तो उन सब का कॉपी उस फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज में पहले प्रोड्यूस होगा, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा एक डिप्लोमेटिक एजेंट के द्वारा, वही उसको करेक्ट करेगा।
फिर पार्टीज को उसका सर्टिफाइड क्रेडिट कॉपी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ एनफोर्स इन इंडिया। कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेक्शन 48 ऑफ दैट एनुमरेट दैट द कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड एंड प्रोवाइड दैट द पार्टी अगेंस्ट whom the award is invoked may use one or more of the following ground for purposing the opposing enforcement of a foreign award। अब अगर तुम फॉरेन अवार्ड नहीं मान रहे हो और तुमको लग रहा है हमको इस पे केस करना है तो कर तो सकते ही हो, ऐसा थोड़ी ना फॉरेन अवार्ड दे दिया तो मानना ही पड़ेगा, बाइंडिंग है। लेकिन अगर तुमको आगे केस लड़ने का मन है, केस लड़ो। तुमको लग रहा है द पार्टीज टू द एग्रीमेंट वेर अंडर इनकैपेसिटी, तुमको लग रहा है पार्टीज इनकैपेसिटी द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, या पार्टीज अगेंस्ट whom award is invoked was not given proper notice, यदि पार्टी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ उसको प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया था, या फिर अवार्ड डील विद डिफरेंस नॉट कंप्लेंटेड बाय एनी फॉलिंग विद इन द टर्म्स ऑफ द सबमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन, वहाँ जो अवार्ड दिया गया था वो एज पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं था, जो आर्बिट्रेशन का अथॉरिटी वहाँ पे था उसका कंपोजिशन एज पर एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी नहीं था, या फिर द अवार्ड हैज बीन सेट असाइड और सस्पेंडेड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अवार्ड को कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजेक्ट कर दी है, या फिर जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर लड़ाई है वो आर्बिट्रेशन में जाने लायक ही नहीं हो तो डायरेक्ट कोर्ट का मैटर है, या फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो तुम लोग गौर किए, ये सारा पॉइंट वही है कि अगर तुम इंडियन अवार्ड से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो फर्दर केस कर सकते हो इन ग्राउंड्स पे। सेम ग्राउंड फॉरेन अवार्ड में भी रखा गया। अब अपीलेबल ऑर्डर कहाँ अप्लाई करोगे? तो बोला सेक्शन 51 प्रोवाइड दैट नथिंग notwithstanding anything contained in any other law for timing in force, an appeal shall be live from the order refusing to। जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड दिया गया है उसको तुम रिफ्यूज कर रहे हो। एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड टू द कोर्ट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू हियर अपील फ्रॉम सच ऑर्डर, या फिर तुमको लगता है कि इस ऑर्डर में जो दिया गया उसको एक बार कोर्ट को भी सुनना चाहिए तो तुम आगे अपीलेबल कर सकते हो। या तो अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं हो या तुमको लगता है उसको आगे कोर्ट में लेके जाना चाहिए। प्रोहिबिट सेकंड अपील फॉर एन ऑर्डर टू पास एन अपील, तुम सेम कोर्ट में सेकंड अपील नहीं कर सकते। अगर नॉट सेटिस्फाइड हो कोर्ट के आंसर से तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, वो ये ऊपर पढ़ चुके हैं अपने। जो इंडियन डिस्प्यूट में पढ़े वही फॉरेन डिस्प्यूट में। तो आर्बिट्रेशन खत्म। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसीलिएशन। अब ये कंसीलिएशन क्या होता है? कंसीलिएशन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे थर्ड पार्टी ट्राइज टू ब्रिंग डिस्प्यूटेंट टू एग्रीमेंट। जो लोग एक बात पे डिस्प्यूट कर रहे हैं, दो लोग, उनको एक प्रॉपर एग्रीमेंट पे लेके आने के लिए कोई थर्ड पार्टी जब कंसीलिएट करते हैं, ये इनफॉर्मल है। यहाँ तुम्हारा रिलेटिव, फ्रेंड, ये लोग हो सकते हैं। वो कैसे कर रहा है? वो तुम लोगों के बीच में टेंशन खत्म करवा रहा है, प्यार मोहब्बत से बातचीत करवा रहे हैं ताकि तुम दोनों शांत हो जाओ और उसके बाद एक एग्रीमेंट पे आ जाओ, एक बात पे एग्री कर लो। तुम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का कोशिश कर रहा है, बातचीत बंद है दोनों पार्टी के बीच में, तो एक फ्रेंड है वो बातचीत करवा के दे, इंटरप्रिटेटिंग द इशू, दोनों पार्टी से मैटर को सुन रहा है और फिर बता रहा है देखो यहाँ पर ये बात ठीक लग रहा है, यह बात ठीक नहीं लग रहा है, टेक्निकली मदद कर रहा है। हमें चार्टेड को पकड़ा और बोला हमको खाली कैलकुलेशन में मदद कर दो, कोई पोटेंशियल सॉल्यूशन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं तुम दोनों को, तुम दोनों के बीच में नेगोशिएट कराने का कोशिश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंसीलिएशन। तो सर मेडिएशन क्या होता है? क्योंकि इस चैप्टर में अपने 3 टॉपिक पढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन जो कि एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल करके दे, कंसीलिएशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है दो लोगों के बीच में कोई सेटलमेंट कराने का, और एक है मेडिएशन। मेडिएशन का मतलब है स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन विच द मीडिएटर असिस्ट द डिस्प्यूटेंट टू रीच अ नेगोशिएशन सेटलमेंट ऑफ देयर डिफरेंस। मेडिएशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है, रास्ता में दो आदमी का लड़ाई हो जाता है तो आगे शांत करवाते हो ना, वही है मेडिएशन। एक साइंड, लेकिन एक्चुअली में वो कंसीलिएशन है। मीडिएशन थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। मीडिएशन इज यूजुअली अ वॉलंटरी प्रोसेस that result in a signed agreement which define the future behavior of the party। तुम दोनों के बीच में सेटलमेंट करवा रहे हैं और एक एग्रीमेंट करवा के दे रहा है दोनों से साइन करा के,
कि फिर दोनों पार्टी उस बात को मानेंगे। जैसे मान लो दो फ्लैट ओनर के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है कि ये खाली स्पेस किसका, लड़ाई चल रहा है, एक थर्ड पड़ोसी है उसी बिल्डिंग में, जब कोई बाहर का आदमी है, वो तुम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करा दिया कि देखो इतना एरिया का खाली जमीन तुम यूज कर लो और इतना एरिया का खाली जमीन तुम यूज कर लो, तो दोनों से एक एग्रीमेंट साइन करवा दिया, ये हुआ मीडिएशन, ये वॉलेंट्री है। कंसीलिएशन नॉर्मल झगड़ा सॉल्व कराने को बोलते हैं इनफॉर्मल वे में, जबकि मीडिएशन एक वॉलेंट्री प्रोसेस है लेकिन स्ट्रक्चर्ड है, एक प्रॉपर प्रोसेस में काम होता है। मीडिएशन यूज वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक टू हेल्प द पार्टी टू रीच टू अ सेटलमेंट बट इज नॉट एम्पावर्ड टू रेंडर अ डिसीजन। वो डिसीजन नहीं देगा। देखो आर्बिट्रेशन में यही फर्क है, आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है, अवार्ड देता है अवार्ड, जबकि मीडिएशन और कंसिलिएशन में वो लोग खाली डिस्प्यूट सेटल करा रहे हैं, कोई डिसीजन पास नहीं करेगा, वो बाकी तुम लोग सोचो क्या करना और क्या नहीं। So basically the process can be successfully only if the personality of the conciliator or the mediator is such that he is able to induce the party to come to a settlement। यहाँ पे जो मीडिएटर है वो कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस पे डिपेंड करता है कि वो दो पार्टी को एक बात पे एग्री करवा सके। It can be succeed only if the parties are willing to readjust। यहाँ पे मीडिएटर कुछ बोलेगा नहीं, कंपल्सरी ये करना ही पड़ेगा, वो तो एक तरीका बोलेगा देखो ऐसे कर सकते हो। अब अगर दोनों पार्टी रेडी है तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जबकि आर्बिट्रेशन में कोर्ट है, वहां पे ट्राइब्यूनल है, वो डिसीजन देगा तो मानना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द करेंट थिंकिंग कंसिलिएशन इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू आर्बिट्रेशन। तो कोई कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, वहां पे कंसिलिएशन काम नहीं करेगा, वहां आर्बिट्रेशन ही काम करेगा। Number of conciliator, there shall be one conciliator unless the parties agree that there shall be 2 or 3 conciliator। तो जनरली एक ही कंसिलिएटर होता है, लेकिन अगर पार्टी एग्री करे तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक से ज्यादा कंसिलिएटर है तो जनरल रूल टू एक्ट ज्वाइंटली, दोनों ज्वाइंटली एक्ट करेंगे कोई एक पर्टिकुलर रूल के ऊपर। अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर, तो कंसिलिएटर प्रोसीडिंग विद वन कंसिलिएटर, द पार्टीज में एग्री द नेम ऑफ अ सोल कंसिलिएटर। अगर एक कंसिलिएटर अपॉइंट हो रहा है तो दोनों पार्टी जिस नाम पे एग्री करेगा वो बनेगा, और अगर 2 कंसिलिएटर अपॉइंट हो रहे हैं ईच पार्टी में अपॉइंट 1 कंसिलिएटर, और अगर 3 हो रहे हैं ईच पार्टी में अपॉइंट 1 कंसिलिएटर एंड पार्टीज एग्री द नेम ऑफ द थर्ड कंसिलिएटर द प्रीसीडिंग कंसिलिएटर। दोनों पार्टी एक एक अपॉइंट करेंगे और फिर एक थर्ड कंसिलिएटर दोनों मिलकर अपॉइंट करेंगे। तो देखो आर्बिट्रेटर में एक एक अपॉइंट कर रहे थे, तीसरा आर्बिट्रेटर लोग अपॉइंट कर रहा था, बट यहाँ ऐसा नहीं बोला, तुम जिसको कंसिलिएटर अपॉइंट करो वो किसी को अपॉइंट नहीं कर। सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंसिलिएटर, द कंसिलिएटर अपॉन द अपॉइंटमेंट मे रिक्वेस्ट ईच पार्टी टू सबमिट टू हिम अ ब्रीफ लेटर ऑफ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द जनरल नेचर ऑफ द डिस्प्यूट एंड द पॉइंट एट इशू। तो जो कंसिलिएटर अपॉइंट होगा वो दोनों पार्टी को बोलेगा तुम लोगों में डिस्प्यूट क्या है और क्या क्या बात है, वो हमको एक जगह नोट डाउन करके दो। दोनों पार्टी अपना अपना कॉपी भेजेगा उसको। कंसिलिएटर और भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है अगर उसको चाहिए तो, लेकिन ये कोर्ट या लीगलाइज नहीं है, ये इनफॉर्मल है, बस इतना ही डिफरेंस है। द कंसिलिएटर शैल असिस्ट द पार्टी इन एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर। तो दोनों पार्टी को हेल्प करेगा एक डिसीजन तक पहुंचने में, वो डिसीजन कभी देगा नहीं, आर्बिट्रेशन में डिसीजन दिया जाता है। कंसिलिएटर शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। कंसिलिएटर ये ध्यान में रखेगा कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये लड़ाई हुआ, क्या चीज फेयर होगा, क्या किस पार्टी का राइट्स है, क्या नॉर्मल दुनिया में बिजनेस में होता है, ये सब बात को ध्यान रख के पार्टीज को एक सेटलमेंट तक पहुंचने का मौका दे। कम्युनिकेशन बिटवीन द कंसिलिएटर एंड द पार्टी, कंसिलिएटर में इनवाइट द पार्टी टू मीट हिम एंड मे कम्युनिकेट विद देम ओरली और इन राइटिंग। कंसिलिएटर बोल सकता है फिजिकली आके मिलो या फिर ओरली बोलो या फिर कुछ लिख के दो, तो ये हो सकता है। Unless the parties have agreed upon the place where the meeting is considered to be held, such place will be by the conciliator। या तो पार्टी अगर बोला हम लोग बताएंगे कहाँ मिलना है तब तो ठीक, नहीं तो फिर कंसिलिएटर जहाँ बताएगा वहाँ मीटिंग होगी।
Disclosure of information. Conciliator receive factual information concerning the dispute from the party. He shall disclose the substance of that information to the other party. तुम हमको जो जो बतायो, दोनों पार्टी अपना अपना बात कंसिलिएटर को लिख के ऑरली दी है। अब कंसिलिएटर का ड्यूटी बनता है कि तुम जो बताए हम दूसरा पार्टी को बताएं और दूसरा पार्टी जो हमको बताए हम तुमको बताएं। लेकिन कुछ कंडीशन होगा, कुछ बातें अगर कॉन्फिडेंशियल है तो वो नहीं बताया जाए। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगा, बाकी सारा बात एक दूसरे को बताया जाएगा और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सेटलमेंट का एग्रीमेंट, when it appears to the conciliator that there exists an element of a settlement which may be acceptable to the party, he shall formulate the terms of a possible settlement and submit them to the party. अब कंसिलिएटर सारा बात सुनने के बाद अगर उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है तो वो दोनों पार्टी को वो सिचुएशन बताएगा। अब दोनों पार्टी एग्री करे। आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशन द कंसिलिएटर में रीफॉर्मुलेट द टर्म्स, वो टर्म्स एंड कंडीशन बनाएगा जिस पर दोनों पार्टी सेटल हो जाए। If the parties reach agreement on settlement of the dispute, they may draw up a signed written settlement agreement. अब अगर दोनों पार्टी उस पर एग्री हो गए हैं उस फाइनल सॉल्यूशन के ऊपर, तभी दोनों मिलकर साइन करेंगे और एक एग्रीमेंट रेडी करेंगे। If requested by the party, कंसिलिएटर भी ड्रॉ करके दे सकता है। अगर पार्टी कंसिलिएटर को बोलते कि आप ही बना दो। When the party signs the settlement agreement, it shall be final and binding on the parties. जब साइन हो जाएगा तो फिर दोनों पार्टी पे बाइंडिंग हो जाएगा। Conciliator shall authenticate the settlement agreement and furnish a copy there to each party. फिर conciliator पूरा एग्रीमेंट फ्रेम करेगा, दोनों पार्टी को दे देगा। The conciliator and the party shall keep confidential all matter relating to the conciliation. Conciliation में जो भी आंसर आया, जो भी बातें थी, वो पार्टीज के बीच में ही रहेगी, आउटसाइडर को कभी मत बताना। टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, कंसिलिएशन का प्रोसीडिंग को कब कैंसिल कर दिया जाएगा? By the signing of the settlement agreement, what is the date the agreement, or by the writing declaration of conciliator after consulting the party, conciliation is no longer justified. या तो दोनों पार्टी साइन किया, बोला ये कंसिलिएशन का एग्रीमेंट तो हम लोग तोड़ रहे हैं, या फिर कंसिलिएटर को लग रहा है कि अब उसका रहना वहाँ जस्टिफाइड नहीं है तो वो भी बोल सकता है हम छोड़ रहे हैं। या फिर पार्टी रिटर्न में दिया है कंसिलिएटर को कि हम लोग ये आगे और कंसिलिएशन नहीं चाहिए आपका, या फिर बाय रिटर्न डिक्लेरेशन द अदर पार्टी एंड द कंसिलिएटर इज अपॉइंटेड टू द इफेक्ट दैट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग आर टर्मिनेटेड। एक पार्टी अगर बोल रहा है कि हमको और कंसिलिएशन में नहीं जाना तो भी टूट जाएगा। रिसोर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, द पार्टी शैल नॉट इनिशिएट ड्यूरिंग द कंसिलिएशन बॉडी एनी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग। जब आर्बिट्रेशन चल रहा होगा, जब कंसिलिएशन चल रहा होगा, जब कंसिलिएशन चल रहा होगा तो फिर आप लोग कोई भी आर्बिट्रेशन या जुडिशियल यानी कोर्ट के केस में नहीं जाओगे जब तक कंसिलिएशन का आंसर नहीं आ जाए, या फिर आप लोग कंसिलिएशन को टर्मिनेट ना कर दो। कंसिलिएशन के कॉस्ट का क्या होगा? तो upon termination of conciliation proceeding, the conciliator shall fix the cost of the conciliation and give writing notice to the parties. The fees and expenses to conciliator and witness, एक्सपर्ट का एडवाइस का पैसा, तो कंसिलिएटर का पैसा, विटनेस का पैसा, एक्सपर्ट की एडवाइस का पैसा और कोई भी अदर एक्सपेंसेस इक्वली बियर करेंगे दोनों पार्टी। The conciliator may direct each party to deposit an equal amount to advance for the cost which expected to be incurred. Conciliator दोनों पार्टी को बोल सकता है आप लोग एडवांस पैसा जमा करो, जो भी ये केस चल रहा है उसके लिए जितना भी खर्चा लग सकता है, ताकि बाद में कोई देने से मना नहीं करे, और दोनों पार्टी इक्वल अमाउंट देगा फीस का। If the required deposit are not paid in full by both the parties within 30 days, the conciliator may suspend the proceeding. अगर 30 डेज में तुम लोग वो खर्चे का पैसा जमा नहीं करो तो कंसिलिएटर केस को कैंसिल कर दे। Upon termination of conciliation proceeding, the conciliator shall render an accounting to the parties to deposit received and return the unexpected balance. मान लो कंसिलिएशन में 10,000 रुपये जमा किए खर्चे के नाम पे, खर्चा 8,000 ही हुआ, 2,000 कंसिलिएटर पार्टी को वापस दे देगा इक्वली। रोल ऑफ कंसिलिएटर इन अदर प्रोसीडिंग्स,
The conciliator shall not act as an arbitrator or representative of counsel of a party to any arbitral judicial proceeding in respect of dispute that has been conciliation proceeding. अगर conciliation में मैटर गया है और उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया तो वही कंसिलिएटर फिर बाद में आर्बिट्रेटर या कोई कोर्ट का जज का रोल प्ले नहीं कर सकता उस केस में। माने एक बार तुम किसी केस में कंसिलिएटर बने हो तो सेम केस में तुम आर्बिट्रेटर या कोर्ट का जुडिशियल प्रोसीडिंग वाला पार्ट नहीं बन सकते। The conciliator shall not be presented by the parties as a witness. Conciliator witness भी नहीं बन सकता बाद में केस में। कंसिलिएटर का आंसर तो सेटिस्फाइड नहीं है, हम लोग आर्बिट्रेशन में गए या कोर्ट गए तो वहाँ वो कंसिलिएटर ना विटनेस बन सकता है, न उस केस में जज बन सकता है, ना आर्बिट्रेटर बन सकता है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन अदर प्रोसीडिंग, हाँ कंसिलिएशन में हम कोई अगर विटनेस गवाह दिए थे, कोई सबूत दिए थे तो वो आगे भी वैलिड होगा। The party shall not rely on introduced evidence in arbitral or judicial proceeding, whether or not such related to dispute that subject to conciliation proceeding. View expressed or suggestion made by the other party in respect of possible settlement of the dispute. Admission made by the other party in course of conciliation proceeding. Proposal made by the conciliator. The fact that other party indicate the willingness to accept the proposal for settlement. देखो एक बात समझो, आर्बिट्रेटर का कंसिलिएटर का आंसर पे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका बात को हम लोग कोर्ट में नहीं रखेंगे कि देखो कंसिलिएटर तो ये डिसीजन दिया था तो कोर्ट या आर्बिट्रेटर तुम भी ये डिसीजन मान लो, ऐसा नहीं होगा। अगर कंसिलिएटर का डिसीजन हम लोग मान ही लेते तो आर्बिट्रेशन में जाते ही क्यों या कोर्ट जाते ही क्यों। तो कोर्ट या आर्बिट्रेशन में फिर कंसिलिएशन का जो आंसर है उसको हम लोग वहाँ पुटअप नहीं कर सकते, या कोई एक पार्टी ये नहीं बोल सकता हम तो कंसिलिएटर का बात पे रेडी था दूसरा रेडी नहीं हुआ, ये नहीं चलेगा। मैटर अगर आर्बिट्रेशन में चला गया या कोर्ट चला गया देन बात खत्म। अब कंसिलिएशन में क्या आंसर हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज मीडिएशन। मीडिएशन का माने क्या, पहले बोला था एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, तो प्रोसेस बाय विच द मीडिएटर अपॉइंटेड बाय द पार्टीज और बाय द गवर्नमेंट बाय द कोर्ट सॉरी एज द केस में भी मीडिएटर द डिस्प्यूट बिटवीन देम अप्लाइंग एंड प्रोविजन ऑफ द मीडिएशन रूल। तो मीडिएशन का एक रूल है, उस रूल के हिसाब से वो मीडिएटर कोर्ट द्वारा अपॉइंट होगा या पार्टी अपॉइंट करेगा और वो उनके बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व कराने में मदद करेगा। वो उनमें डिस्कशन कराएगा, कम्युनिकेशन करवाएगा, असिस्ट करेगा पार्टीज को, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का कोशिश करेगा, किसका क्या प्रायोरिटी है वो क्लैरिफाई करने का कोशिश करेगा, कहाँ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वो सब एरिया का एक्सप्लोरेशन करेगा और एक ऑप्शन देगा पार्टीज को टू सॉल्व द डिस्प्यूट, एम्फसाइजिंग दैट इट इज देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी फॉर मेकिंग डिसीजन व्हिच अफेक्ट देम। देखो कंसिलिएटर बहुत कुछ कर रहा था, मीडिएटर केवल तुम दोनों का माइंडसेट रेडी करेगा कि तुम लोग आपस में सेटल करो। मीडिएटर केवल तुम दोनों के बीच में बातचीत करवाएगा, तुम दोनों का झगड़ा को शांत करवाने का कोशिश करेगा कि तुम लोग आपस में बातचीत करो और मैटर को सॉल्व करो। मीडिएशन एक वॉलंटरी है, ये पार्टी सेंटर है लेकिन स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे थर्ड पार्टी असिस्ट कर रहा है बोथ द पार्टीज को कि अपना झगड़ा शांत कर लो, सेटल करो। ज्यादातर इसका काम एक ही है, दोनों पार्टी के बीच में बातचीत करवाना, उनको एनकरेज करेगा कि तुम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करो और अपना मैटर को झगड़ा को खत्म करो। गोल ऑफ मीडिएशन इज टू फाइंड अ म्यूचुअली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। वही अल्टीमेटली जो कंसिलिएशन का गोल है वो भी इसका गोल है। मीडिएशन कितना टाइप का है, कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन। जैसे हस्बैंड वाइफ का तलाक का झगड़ा है तो कोर्ट ट्राई करता है कि दोनों पार्टी एक रूम में बैठे बातचीत कर ले ताकि तलाक नहीं हो, तो कोर्ट मीडिएशन करवा सकते हैं। स्टैट्यूटरी मीडिएशन भी होता है, प्राइवेट मीडिएशन भी होता है, ऑनलाइन मीडिएशन भी होता है, एक करके पढ़ते हैं। कोर्ट रेफरल मीडिएशन अप्लाई टू द केस पेंडिंग इन द कोर्ट। कोर्ट में केस चल रहा है, मान लो तलाक का या दो भाई में प्रॉपर्टी का झगड़ा का, द कोर्ट है मीडिएशन सेंटर। कोर्ट में मीडिएशन का सेंटर होता है जहाँ दोनों पार्टी बैठे और आपस में बातचीत करे। वहाँ पे एक स्किल्ड आदमी होगा जो तुम दोनों को बातचीत में मदद करे।
ये वो कोर्ट रेफर्ड, और एक होता है कोर्ट एनेक्स्ड। कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन क्या है? सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम जुडिशियल सिस्टम as against the court referred mediation, where the court merely refer the matter to mediator। देखो कोर्ट रेफर में क्या है? कोर्ट का ही एक आदमी है जो मीडिएशन कर रहा है, लेकिन कोर्ट एनेक्स में कोर्ट का मैटर चल रहा है। कोर्ट एक बाहर का पार्टी को बोल रहा है, मीडिएटर को, इन दोनों के बीच में ट्राई करो कि सेटलमेंट हो। स्टैट्यूटरी मीडिएशन, सम डिस्प्यूट लाइक दोज इन्वॉल्विंग लेबर एंड फैमिली लॉ आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू गो थ्रू द मीडिएशन प्रोसीजर। Mandatory mediation implies refers to act attempting the mediation। जनरली लेबर का झगड़ा, कोई फैमिली सेटलमेंट, मतलब प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये सब में भी लॉ का मीडिएशन होता है, तो दोनों पार्टी मिलकर मामला को सेट करें। प्राइवेट मीडिएशन माने ऐसा बहुत सारा एजेंसी होता है जो लोग फी बेस्ड काम करते हैं, जनरल पब्लिक में, कोई मेंबर्स में कोई अगर झगड़ा हो जाए तो। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल दें, तेरे मेरे बिजनेस का झगड़ा चल रहा है, तो हम लोग एक ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो वो ट्रेड एसोसिएशन हमारा झगड़ा सॉल्व करवा रहे हैं, हेल्प कर रहा, बातचीत करवा रहे। ये हो गया प्राइवेट मीडिएशन। ऑनलाइन मीडिएशन तो नाम ही में मिलेंगे, दोनों पार्टी एक रिटन कंसेंट देगा और कंप्यूटर नेटवर्क पे बैठ के ऑनलाइन बातचीत करके अपना झगड़ा सॉल्व करेंगे। मीडिएशन का क्या फायदा है? जल्दी आंसर मिल जाता है, जल्दी सॉल्यूशन होता है, सस्ता पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता, आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत हार्मोनाइज सेटलमेंट हो जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, रेमेडी दिया जा रहा है, कॉन्फिडेंशियल है, इनफॉर्मल है, पार्टीज कंट्रोल कर रहा है पूरा कहानी को, कोई लॉ या कोर्ट आगे मामला सेटल नहीं करा रहा। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में क्या फर्क है? मीडिएशन इज एन न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू असिस्ट द पार्टी टू अराइविंग एट ए म्यूचुअल सेटलमेंट। जबकि आर्बिट्रेशन एक लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, जहाँ पे कोर्ट या ट्राइब्यूनल मैटर को सेटल करा। मीडिएशन इज मोर कोलाबरेटिव, आर्बिट्रेशन मोर एडवर्शियल। यहाँ मिल के बात हो रहा है, बट यहाँ अकेला कोर्ट डिसीजन कर रहा है, एडवर्स है। The process of mediation is more informal, जबकि arbitration formal है। Outcome of mediation is controlled by the party, but यहाँ पे arbitration में arbitration council बोलता है ये जवाब, तो पार्टी आपस में सेटलमेंट अपना कंट्रोल कर रहा है मैटर को, बट यहाँ पे कोर्ट कंट्रोल कर रहा है मैटर को, ट्राइब्यूनल कंट्रोल कर रहा है। मीडिएशन द डिस्प्यूट में और may not be resolved, बट आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, कोई एक पार्टी के फेवर में आंसर आएगा। मीडिएशन का रूल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होता है। सुप्रीम कोर्ट का मैनुअल क्या है मीडिएशन के लिए? सुप्रीम कोर्ट हैज मेड मीडिएटिंग ट्रेनिंग एंड मैनुअल विथ रिगार्ड टू द बेनिफिट एंड सुटेबिलिटी ऑफ एडीआर मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट एक मैनुअल बनाया, मैनुअल माने एक बुक, जहाँ पे लिखा हुआ मीडिएशन में क्या क्या बातों का ध्यान रखना, वो गाइड करेगा मीडिएशन में। ये एक टाइप का मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, जहाँ पे पूरा ट्रेनिंग होगा मैनुअल में, तो वो मैनुअल पढ़ लो और अकॉर्डिंग टू द मैनुअल ही काम करना। वो मैनुअल ट्रेनर यूज करता है, मीडिएटर यूज करता है, कोई जज भी यूज कर सकता है। मीडिएशन एक डायनामिक प्रोसेस है, जहाँ पे मीडिएटर एक तरीके से पार्टी को केवल मदद कर रहा है नेगोशिएट करने में, नेगोशिएट पार्टी ही करेगा। तो इसका 4 स्टेजेस है इस सुप्रीम कोर्ट के मैनुअल का। ओपनिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, ज्वाइंट सेशंस होंगे पार्टी के बीच में, अलग अलग भी पार्टी मिलेगा, और लास्ट में क्लोजिंग होगा। तो सिंपल बोला है, दोनों पार्टी स्टार्टिंग में बताएगा क्या बात को लेकर झगड़ा है, फिर एक ज्वाइंट सेशन मतलब सब मिलेंगे एक साथ, एक जगह बैठ के बात करेंगे, मीडिएटर अकेला भी दोनों पार्टी से बात करेगा, और लास्ट में क्लोजिंग होगा, मतलब केस सॉल्व हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट को मीडिएशन का रूल बनाने का पावर दिया गया। तो हाईकोर्ट के पास पावर है मीडिएशन का रूल बनाने, हाईकोर्ट ये रूल बनाता है। According to this, the rule arbitration means of process arbitrator appointed by the parties or by the court to educate the dispute between the parties and passes the word applying the provision। यहाँ पे आर्बिट्रेटर का मतलब बताया, कंसिलिएशन का मतलब बताया, मीडिएशन का मतलब बताया। ये मतलब कौन बताया? हाई कोर्ट का रूल।
तो आर्बिट्रेटर मतलब जहाँ पे कोई काउंसिल है, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है, वहाँ पे केस जाएगा। कंसिलिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच कंसिलिएटर हु इज अपॉइंटेड बाय द पार्टी और बाय द कोर्ट वो मैटर को सॉल्व कराएगा। क्योंकि मीडिएशन में क्या बोला, मीडिएटर अपॉइंट होगा बाय द पार्टी, वो दोनों को हेल्प करेगा एक सेटलमेंट तक पहुँचेगा। तो ये सब डेफिनेशन दिया और कुछ नहीं है। मीडिएटर भी कौन बन सकता है? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज, कोई लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ 5 years एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल जिसको 15 years का एक्सपीरियंस हो, या इंस्टीट्यूशन विद देमसेल्फ एक्सपर्ट इन मीडिएशन एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। या ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिनको हाई कोर्ट मीडिएशन के लिए रिकॉग्नाइज किए। ये सब इतना काम का नहीं, छोड़ सकते हो। लास्ट आंसर, alternative dispute resolution. There is a growing awareness that court will not be in position to bear the entire burden of justice. Very large number of disputes lend themselves to resolution by alternative mode. ये alternative mode क्या है? यही 3-4। तो कोर्ट के अलावा ये 4 तरीके को ही alternative dispute resolution बोला गया। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन। शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। ADR process provides procedural flexibility and save valuable time and money to avoid the stress. ये सब सिस्टम प्रोसीड्योर बना दिए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, कोर्ट पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा टाइम का और मनी का। तो ये 4 टाइप के रिजोल्यूशन सिस्टम है। दिस सर्विस नीड टू बी नरिश्ड एंड साउंड कंसेप्ट। ये बहुत बढ़िया है, तो इनको और अच्छे से बनाना चाहिए। इनमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इनका अलग अलग जगह सेंटर होना चाहिए। इंटरनेशनली भी बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे ICDA, ICADR, ये सब सेंटर हैं बहुत सारे जो ये डिस्प्यूट सॉल्व करवाते हैं। इतना काम का नहीं है। कौन कौन से एरियाज में ADR काम करता है? तो कमर्शियल, सिविल, लेबर, फैमिली डिस्प्यूट सभी में तो सॉल्व करता है। क्रिमिनल छोड़ के सब में ये डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म काम करता है। हो गया टॉपिक खत्म।